राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के डिस्कशन में हम लोगों ने दो बातों को डिस्कस किया। पहली कि राइट टू लाइफ क्या है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आईपीसी, सीआरपीसी और आर्टिकल 21 को क्लब करके एक प्रोसेस को समझा। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि पर्सनल लिबर्टी क्या होती है। पर्सनल लिबर्टी की एक लिस्ट आपको मिल गई होगी और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने यूथनेशिया अरुणा शानबॉग के केस को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। इसी कड़ी में आज हम लोग एलजीबीटी कम्युनिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं और इनके अधिकारों के लिए 2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या कहा गया। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि एलजीबीटी का मतलब क्या है। तो एलजीबीटी में एल का मतलब है लेस्बियन, जी का मतलब है गे, बी का मतलब है बाइसेक्सुअल और टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। लेस्बियन का मतलब है जब दो महिलाओं को सिमिलर सेक्स अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ हो, जब एक महिला महिला के साथ संभोग करे तो उसे लेस्बियन कहेंगे। गे में यही काम एक पुरुष के साथ करेगा। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री या एक ऐसा पुरुष जो दोनों ही जेंडर के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बना सके। और ट्रांसजेंडर का मतलब होता है जिन लोगों ने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया है, महिला थे महिला से पुरुष बन गए या पुरुष थे पुरुष से महिला बन गए हैं। इंडियन सोसाइटी में इस एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही सरल शब्द का यूज किया जाता है, किन्नर। और किन्नरों का समाज में क्या स्थान है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम्हारा ही राज होगा। और अगर इस पौराणिक कहानी को सत्य मान लिया जाए तो वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह वरदान किन्नरों को दे दिया जब उन्हें तीसरे जेंडर का दर्जा दिया गया। बेहद सरल भाषा में बताऊं तो अभी तक जब आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते थे तो उसमें जहां पे आपको जेंडर भरना है वहां पे आप भरेंगे मेल या फीमेल। तो जो व्यक्ति ना मेल है ना फीमेल है वो क्या भरेगा, अर्थात वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के मुताबिक अब आप मेल या फीमेल के अलावा अदर भी हो सकते हैं। और जैसे ही जेंडर वाले कॉलम में ये तीसरा ऑप्शन आया अदर्स, तो किन्नरों को या एलजीबीटी कम्युनिटी को हमारे देश में वो राइट्स मिले, वो अधिकार मिल गए जिनकी सदियों से प्रतीक्षा की जा रही थी। अच्छा भी है, भले ही पूरे भारत में आज किन्नरों की जनसंख्या या एलजीबीटी कम्युनिटी की जनसंख्या करीब 48 लाख के आसपास है, 5 मिलियन भी पूरे नहीं है। लेकिन समाज के किसी कोने में अगर एक व्यक्ति भी दुखी है और उसके अधिकारों की प्राप्ति उसे नहीं हो पा रही है तो ऐसे में लोकतंत्र को सफल नहीं माना जा सकता। यदि एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनीज भी उनको नौकरी नहीं देंगी क्योंकि वो ना पुरुष है ना वो स्त्री हैं, बिजनेस कर नहीं सकते, किसी किन्नर की दुकान से आप कुछ खरीदेंगे नहीं, समाज में उनको आप गलत दृष्टि से देखेंगे, गालियां देंगे, मारपीट करेंगे उनके साथ, कई बार तो जिंदा जला देने तक की घटनाएं आई हैं। तो ये लोग अपने भरण पोषण के लिए क्या करेंगे? इसीलिए गा बजा करके या कोई छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालते हैं। श्री राम के आशीर्वाद से शादी ब्याह में चले जाते हैं, लोगों से मांग मांग करके खाते हैं। लेकिन इनके दिल पे क्या बीतती है ये शायद यही जानते हैं।
यदि खजुराहो टेम्पल्स को ध्यान से देखा जाए तो खजुराहो में बनी मूर्तियां आपको स्पष्ट रूप से ये बताती हैं कि प्राचीन भारत में भी सिमिलर सेक्स होते थे। इन मूर्तियों में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यौन संबंधों को दर्शाती, कामुकता को दर्शाती, सेक्सुअल पोजीशंस को दर्शाती ये जो मूर्तियां हैं, इनमें भी आपको सिमिलर सेक्स अट्रैक्शन वाले मूर्तियां मिलती हैं। लेस्बियंस की भी मिलती हैं, गेज की भी मिलती हैं, बाइसेक्सुअल्स की भी मिलती हैं, ट्रांसजेंडर्स की भी मिलती हैं। स्पष्ट क्या होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारत में इस चीज को बुरा नहीं माना जाता था। कोई भी व्यक्ति कैसे इस कम्युनिटी में शामिल हो जाता है? तो क्या किसी का मन करता है? नहीं, दिस इज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स। कोई बच्चा पैदा किन्नर नहीं होता है, एलजीबीटी कोई पैदा नहीं होता है, पैदा सब एक जैसे होते हैं। 6 से 9 वर्ष की आयु बालकों में हार्मोन सिक्रेशन की होती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन होते हैं, सोमैटोट्रोपिन्स होते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे हार्मोन होते हैं जो किसी भी बच्चे को स्त्री या पुरुष बनाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। टेस्टोस्टेरोन है इसमें, डोपामाइन है इसमें, प्रोलैक्टिन है इसमें। सिक्रेशन अनबैलेंस होने से बच्चों में 9, 10 या 11 साल की उम्र में ये गुण पैदा हो जाते हैं कि कोई सिमिलर सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। तब क्या इसका कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं है। अब वो जिंदगी भर वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो उम्र गुजर चुकी है और उस उम्र में नोटिस हो नहीं सकती ये सारी चीजें। तो ये तो कहानी हो गई किन्नरों की। अब प्रश्न उठता है कि सदियों से हमारे देश में इनके साथ ये बुरा बर्ताव क्यों होता था? तो इसके पीछे आईपीसी की एक धारा जिम्मेवार है, 377। इंडियन पेनल कोड 377 अननेचुरल सेक्स के बारे में प्रोविजन करती है। 375 बलात्कार की धारा है, 376 सामूहिक बलात्कार की धारा है और 377 अप्राकृतिक यौन संबंधों की धारा है। अर्थात यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए हैं तो उसे अप्राकृतिक सेक्स के कैटेगरी में रखा जाएगा एंड इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द आईपीसी 1860। प्राकृतिक तरीकों से सेक्स ना किए जाने से तात्पर्य क्या है? अप्राकृतिक तरीका किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया कि यदि किसी पुरुष के साथ अगर सेक्स किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, छोटे बच्चों का रेप हो जाता है, लड़के भी होते हैं उसमें शामिल, लड़कियां भी होती हैं उसमें शामिल, तो किसी पुरुष के साथ यदि कोई बलात्कार होता है, कोई सेक्स होता है, या किसी स्त्री के साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स होता है, तो इसको 377 के अंतर्गत क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो अगर अननेचुरल सेक्स, जिसमें एनल शामिल हो सकता है, ओरल शामिल हो सकता है, अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसका मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी सेक्स नहीं कर सकती है। बस यही रीजन था कि हमारे देश में अगर आप सेम सेक्स के साथ में रहते हैं, संभोग करते हैं, जिंदगी भर रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो पुलिस पकड़ लेती थी, जेल में बंद कर देती थी और सजा का प्रावधान था। एलजीबीटी या सेम सेक्स अट्रैक्शन is the mental status. It is not a disease. And you have to understand this mental status. हमारे समाज में हर तरीके के लोग हैं। उनमें यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो समान लिंग के प्रति आकर्षित हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
सन 2001 में यह मामला पहली बार पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पिटीशन फाइल करी जाती है और कोर्ट से यह मांग करी जाती है कि आईपीसी की धारा 377 को रद्द किया जाए और किन्नरों को उनके अधिकार मिले, उनको थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए, पहचान दी जाए, और साथ ही साथ जो एक समान लिंगी विवाह हैं भारत में उनको भी वैधता मिले। नाज फाउंडेशन ने ये पिटीशन फाइल करी थी। आज जब मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं तो इस पिटीशन को फाइल हुए 20 साल हो गए हैं, और 20 साल के दौरान हमारे देश में क्या बदला? एक शब्द में कहूं तो कुछ नहीं, लेकिन पिछले 10 सालों में इस कम्युनिटी के लेकर के जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें न्यायपालिका का जो रुख है वो भी प्रशंसनीय है। जस्टिस चंद्रचूड़ की जो परिभाषा है जो अपने निर्णय में उन्होंने लिखी उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए, और 2019 का वो निर्णय जब एलजीबीटी कम्युनिटी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा गया उसका भी निर्णय किया जाना चाहिए। दोनों उदाहरणों को मिला करके बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि कोई व्यक्ति एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड है तो वो आईपीसी के अंतर्गत क्रिमिनल ऑफेंस के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जब तक आईपीसी की धारा 377 सस्पेंड नहीं हो जाती तब तक एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग समाज में खुल के नहीं जी सकते हैं। उसको अननेचुरल सेक्स की कैटेगरी में रखा जाता था। 20 साल के इस डेवलपमेंट में नाज फाउंडेशन की पिटीशन ने, तमाम सारे आंदोलनों ने कोर्ट को इस नतीजे में पहुंचाया कि 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह तो माना कि एलजीबीटी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, उन्हें भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन निर्णय देने में असफल रहे। तब ये मामला हाई बेंच को भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया, और वहाँ पे इसको बेंच ने डिसाइड किया। डिसीजन बेहद खूबसूरत आता है, और उस खूबसूरत डिसीजन की बस 2 लाइनें आपको यहाँ पे समझनी है कि द सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी 1860 हैज बीन सस्पेंडेड। व्हाई दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? If the section 377 violates someone's right, someone's personal liberty, it should be suspended. And the LGBT community is recognized as the third gender. किन्नरों को तीसरा लिंग माना गया और आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आईपीसी की धारा 377 रद्द हो गई तो क्या इस देश में अननेचुरल सेक्स करना जायज है? क्या ऐसे बलात्कारों को भी प्रोटेक्शन दिया गया जो अननेचुरल हैं, या अभी इसमें और कोई पेंच भी है? तो आइए समझते हैं कि 377 के आंतरिक विषय के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। तो 377 का एप्लीकेशन ये है कि यदि कोई बालिग व्यक्ति 18 साल के ऊपर का जो एलजीबीटी कम्युनिटी से है, लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है या ट्रांसजेंडर है, यदि वो 18 वर्ष से अधिक का है तो वो सिमिलर सेक्स मैरिज कर सकता है, सिमिलर सेक्स कर सकता है। लेकिन यदि नाबालिग व्यक्ति है और उसके ऊपर फोर्सफुली सेक्स अटेम्प्ट किया गया, जबरदस्ती उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया गया, तो अभी भी पुरानी व्यवस्था कायम रहेगी और 377 के अंतर्गत उसे एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
तो एप्लीकेशन में ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कोर्ट का ये जो डिसीजन है कि थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है एलजीबीटी को, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन किसे ये परमिशन होगी कि वो इस तरीके से समाज में रह सकता है या जी सकता है, तो उस कैटेगरी में केवल वो लोग आएंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। बच्चे होंगे, नाबालिग होंगे, तो अभी भी उसे अननेचुरल सेक्स रेप की संज्ञा दी जाएगी। तो इस तरीके से इस ऐतिहासिक फैसले ने हमारे देश में बहुत कुछ बदला। समाज का एक वर्ग अब खुली हवा में सांस ले सकता है, खुल के जी सकता है, वो भी अपने सपने पूरे कर सकता है, सरकारी नौकरी कर सकता है। फॉर्म भरिए, अदर का ऑप्शन आ गया, 3 जेंडर इस देश के अंदर हो चुके हैं। इसके अलावा जिस राम राज्य की कल्पना की बात हम लोग करते हैं, उस राम राज्य में समाज का यदि अंतिम व्यक्ति भी दुखी है, यदि अंतिम व्यक्ति की भी ये शिकायत है कि उस तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है या वो अपने सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। कोर्ट के इस डिसीजन का बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था कि अब शायद हिंदुस्तान की कोर्ट के पास यही एक काम बचा है कि वो किन्नरों को प्रोटेक्शन दे, लेकिन कोर्ट को 70 साल लग गए ये प्रोटेक्शन देने में। बहुत पहले ये काम कर दिया जाना चाहिए था। तो पहले चीजों को समझना है, चीजों की जड़ तक जाना है, और हमेशा किसी के सामने उंगली उठाने से पहले यह सोचना है कि आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो पे भी कुछ लोग आपत्ति करें कि मैं किन्नरों की वकालत क्यों कर रहा हूं, तो उस आपत्ति से पहले आप एक बार खुद को उस जगह पर रख के देखिए कि यदि आप किन्नर होते और थर्ड जेंडर को कोई रिकॉग्निशन ना होता इस देश में, तो आप कौन से समाज में जी रहे होते। फ्रांस दुनिया का वो पहला देश था जिसने एलजीबीटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन दिया। एलजीबीटी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना। साथ ही साथ यहाँ पे सिमिलर सेक्स मैरिजेस का प्रावधान करने वाला भी फ्रांस दुनिया का पहला देश बना। इसके अलावा यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी को फुल रिकॉग्निशन है, थर्ड जेंडर को मान्यता है, और वे भी उतने ही नागरिक हैं जितने हम और आप हैं। जब एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई आंदोलन चलाया जाता है, कोई मूवमेंट चलाया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये अक्सर सतरंगी झंडे का प्रयोग करते हैं जिसमें इंद्रधनुष के रंग बने होते हैं। तो ये जो इनके 7 रंगों का ध्वज झंडा आप देख रहे हैं, ये इंद्रधनुष का ही प्रतीक है, और इंद्रधनुष के 7 रंगों को एलजीबीटी कम्युनिटी ने अपना सिंबल माना कि उनका जीवन भी रंग बिरंगा है, उनका जीवन कलरलेस नहीं है, उसमें रंग भरने की आवश्यकता है, वे भी इंसान हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। अभी भी इस देश के अंदर कई सारे राज्य, कई सारे जिले, कई सारे संप्रदाय ऐसे हैं जहां पे एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 17 का वॉयलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। अगर एलजीबीटी कम्युनिटी को थर्ड जेंडर का स्टेटस नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं लागू हो रही है। स्पेशल प्रोविजंस फीमेल के लिए तो बन गए, बच्चों के लिए बन गए, लेकिन एलजीबीटी के लिए नहीं बने। रिजर्वेशन 16 सब क्लॉज 4 में दिया गया है, इक्वालिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है इस देश के अंदर, तो एलजीबीटी को क्यों नहीं है। बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन है तो एलजीबीटी बैकवर्ड नहीं है क्या, वो कहां से फॉरवर्ड हो गए। अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करनी आवश्यक है। इसलिए सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह बस शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग है। यह मत देखिए कि वो केवल 50 लाख हैं, यह देखिए कि अगर एक भी होता तो उसको इस देश में वही अधिकार होते जो मुझको हैं, आपको हैं। जुडिशरी की मुख्य परीक्षा में अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है
यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में कुछ प्रश्न आता है, पीसीएस की मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न आता है, प्री के लिए तो आप समझ गए मेरी बात। तो आपको आईपीसी 377, एलजीबीटी कम्युनिटी कोर्ट का डिसीजन, नाज फाउंडेशन की पिटीशन, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 14, 17, 16 सब क्लॉज 4 और 21 के साथ जोड़कर भी इसको देखना चाहिए। जब भी बात आपसे मेरिट्स की करी जाएगी तो आप केस डिसीजन देंगे, जब भी बात आपसे डीमेरिट्स की करी जाएगी तो 14, 17, 21, 16, 4 इसका आप हवाला देंगे। तो लॉन्ग माइल्स टू गो, इट इज द बिगिनिंग। बहुत अच्छा डिसीजन था। तो इस प्रकार से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत हम लोगों ने आज एलजीबीटी कम्युनिटी को भी डिस्कस कर लिया। और अंत में एक संदेश, ये संदेश सिर्फ एक लाइन का है और वो लाइन है ट्रीट देम इक्वली। अगर इस प्रकार का कभी कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, हो सकता है कि आपके आसपास हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके रिश्तेदारी में हो, या आपके परिवार में हो, या आप खुद हो, ट्रीट देम इक्वली, समानता का व्यवहार करिए। समानता का व्यवहार ही उन्हें ये एहसास कराएगा कि वो मनुष्य हैं। वरना न जाने कितने इस कम्युनिटी के लोग सुसाइड कर लेते हैं और उन केसेस को दबा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नए विषय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग अगली क्लास में। पढ़ते रहिए। थैंक यू।